हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है नया सिंह। लेकर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एमए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का है और बुक का नाम है अपराध एवं दंडशास्त्र। ये अपराध एवं दंडशास्त्र का सो सीरीज है और पार्ट 5 है। पार्ट 1, 2, 3, 4 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। और फ्रेंड्स, बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि क्या मैं वीडियो को देख सकती हूँ, मेरा इस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी से है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वीडियो को देख सकते हो। आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्या है, आपको किस तरह से लिखना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है और कितना लिखना है, सभी मैंने आपको टिक किया है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, भारत में एक सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराध की विवेचना करिए। बाल अपराध, भारतवर्ष में बाल अपराध के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जो उनके आधार पर ऐसा कहा जाता है कि यह समस्या दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके क्या क्या कारण हैं? सामाजिक समस्याओं की पृष्ठभूमि पहला है हेडिंग इसमें। बाल अपराध में चाहे कानून का उल्लंघन हो, चाहे बालकों द्वारा या वयस्कों द्वारा, एक राष्ट्रीय समस्या है। कि बाल अपराध क्या है? एक राष्ट्रीय समस्या है। आपको यहाँ पे इसमें 3 पॉइंट ध्यान देना है। उस समय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इस समस्या को प्रभावित करने वाली दशाएं और समस्या के मौलिक तत्व, ये 3 पॉइंट नोट डाउन करना है। फिर नीचे हेडिंग है दूसरा, सामाजिक विघटन बनाम सामाजिक स्थिरता। यहाँ पे आपको इसमें से यहाँ तक लिखना है। आप लोगों को मैं दिखाते चलूँगी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा है वर्तमान समाज संक्रमण की स्थिति में, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है इसमें। फिर है ये में जो हेडिंग है आपको लिखना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, भारतीय समाज की संक्रमण की स्थिति का कारण औद्योगिकरण व नगरीकरण है, जिससे आधुनिक समाज में मौलिक परिवर्तन हुए हैं। हमारी प्राचीन संस्थाएं भी टूट रही हैं, जिससे भारतीय समाज में सांस्कृतिक विडंबना की स्थिति पैदा हो गई है। यह विडंबन समाज को विघटित कर देता है, जिससे बाल अपराधों को बढ़ावा मिलता है। ये लाइन आपको यहाँ तक लिखना है, इम्पॉर्टेंट है, आपको हाईलाइट करते हुए। चौथा है सामाजिक समस्याओं के मौलिक पहलू। चौथा है सामाजिक समस्याओं के मौलिक पहलू। इसमें आपको ब स करके आपको लिखना है, बस इतना ही लिखें। पांचवा हेडिंग है आधुनिक समाज में कानून का उल्लंघन। आप ये कोई इसमें छोटा ही है। कानून का उल्लंघन तब होता है जब समाज में तीव्रता से परिवर्तन होता है। इसमें आप कानून का उल्लंघन, आधुनिक समाज में कानून का उल्लंघन किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे क ख ग यहाँ पे दिया है। आपको इसमें से 2-3 लिखना है तो लिख लीजिए, बस 4-5 लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक संगठन का सप्रत्यात्मक विश्लेषण कीजिए। हाँ, 2 या अधिक अपराधियों के मिलकर सामूहिक रूप से अपराध का हर पहलू पूर्व निश्चित कर अपराध करने को संगठित अपराध, जो समूह अपराध करते हैं, ग्रुप में जो लोग करते हैं, हाँ, वो उसको अपराध, उसी अपराध की बात हो रही है। भारत में आपराधिक संगठन का विकास किस तरह से हुआ है? भारत में आदिकाल से संगठित अपराध जैसे गैंगों का इतिहास रहा है। भारत में ठगों का अस्तित्व पुराना है, जो राहगीरों को घने जंगलों में लूटने का कार्य करते थे। यहाँ पे सर विलियम स्लीमैन ने कहा है, एक किताब में लिखा है कि जिसका नाम है, उस किताब का नाम आपको लोगों को लिखना है, इसको हाईलाइट करते हुए। आपको इस किताब बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये लिखा गया था 1831 से 1837 के बीच, ठीक है। और इसमें 3206
ठग पकड़े गए थे इस बुक में, जिसमें 418 को फांसी दे दी गई थी तथा 483 को मुखबिर बनाया गया था। हाँ, मुखबिरों को अनेक वर्षों तक जबलपुर जबलपुर की एक संस्था में रखा गया था। आज भारत में उस समय की ठग समस्या का अंत हो गया है, किंतु इसके पीछे भिन्न भिन्न स्वरूप आज भी विद्यमान है। ठीक है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक का आपको लिखना है। यहाँ पे पहला है बॉम्बे गैंग। ये बॉम्बे गैंग के बारे में लिखना है, गैंग के बारे में लिखना है। इसमें इन्होंने दाऊद गैंग, अरुण गौली गैंग, अमर नायक गैंग, छोटा राजन गैंग, जैसे ये सब गैंग के नाम हैं, आप लोगों को लिखना है। फिर अन्य गैंग जो मुंबई के अतिरिक्त देश के अन्य शहरों में जो प्रमुख हैं उनके नाम दिए हैं। उत्तर प्रदेश का ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू गैंग, ये है, फेमस है। कर्नाटक का वीरप्पन गैंग, अहमदाबाद का लतीफ़ गैंग और कलकत्ता का राशिद गैंग, ये सभी गैंग इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको लिखें। नेक्स्ट हेडिंग है संगठित अपराध की परिभाषा। इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ इसमें हम दूसरा देख लेते हैं। इंटरपोल ने कहा है कि कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य जो व्यक्तियों के समूह द्वारा गैर कानून गतिविधि में लिप्त होकर जिसका कि प्राथमिक उद्देश्य लाभ की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार भी होता है। ये परिभाषा है। संगठित अपराध के लक्षण और विशेषताएं। अपराधी समूह होता है। अपराधी समूह में आपको हेडिंग दे देना है। इसमें पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, निरंतरता होती है, संरचना होती है, सदस्यता होती है, आपराधिकता होती है, ज़्यादा पाया जाता है, और हिंसा तो होता ही है। फिर इसमें है, फिर उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य 7वां में है। 7वें में उद्देश्य और संरक्षण होता है। संगठित अपराध सहायता होता है, और इसमें होता है विशेष सहयोग होता है, और सामाजिक सहायता। ये कीजिए। नेक्स्ट है दंड की परिभाषा दीजिए। इसके उद्देश्य, महत्व की विवेचना, दंड का समाजशास्त्रीय पक्ष क्या है, दंड के विभिन्न प्रकारों का वर्णन, दंड के आवश्यक तत्वों का संक्षिप्त उल्लेख करें। दंड की परिभाषा ये देख लेते हैं। दंड, यह दंड समूह द्वारा अपनी समस्त क्षमता के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसी समूह का सदस्य माना जाता है। ठीक है। संक्षिप्त शब्दकोश के अनुसार दंड का अर्थ है दर्द, ईश्वर या न्याय अनुसार दंड शारीरिक पीड़ा अथवा डांट फटकार देता है। ये वाला हेडिंग आप, ये वाला परिभाषा आप लोग लिख लें, या तो वेस्टर मार्क ने जो बताया है ये वाला भी फेमस है, इसको भी आप लोग लिख सकते हो। इसमें सेतना ने बताया है, रेकलेस ने, टेफ्ट ने बताया है, बहुत सारे परिभाषाएं हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हो ने एग्जाम में। दंड के उद्देश्य क्या होते हैं? दार्शनिक वकील और अपराध शास्त्रियों की दृष्टि से दंड के उद्देश्य अलग अलग हैं। ठीक है। यहाँ कैमस ने अपने उद्देश्य बताए हैं, दूसरी साम्यवादी ने अपने उद्देश्य बताए हैं, दंडात्मक विचारधारा भी इसमें काफ़ी हैं। सारी विचारधाराएं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे होमस ने कहा है, होमस का जो है यहाँ पे 2-3 जो विचारधाराएं हैं वो ठीक ठाक है, आप लोग इसको देखें, तीनों को देख लें। होमस ने कहा है दंड का प्रमुख उद्देश्य अपराध निवारण है। और बेंथम ने कहा है कि दंड के प्रमुख लक्ष्य निवारण और क्षतिपूर्ति है। ये सभी है, आप लोग इसमें से कोई एक लिख सकते हो। दंड का महत्व आदिकाल से ही रहा है, तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से है। पहला है सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होती है। दूसरा है अपराधी का सुधार होता है। तीसरा हेडिंग है अपराधी द्वारा पश्चाताप होता है। चौथा है
सामाजिक निंदा होती है। सामाजिक निंदा, पीड़ित व्यक्तियों को संतोष मिलता है। छठवां है समाज विरोधी तत्वों में भय आता है। आय का साधन होता है। शांति एवं एकता होती है। क्वेश्चन है, दंड से आप क्या समझते हैं? दंड शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों का संक्षिप्त परिचय। दंड के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना। दंड के सांस्कृतिक अनुरूपता के सिद्धांत। प्रत्येक समाज में निश्चित नियम, कानून, मान्यताएं होती हैं। वह लिखित अलिखित दोनों होती हैं। प्रत्येक समाज के जो सदस्य होते हैं, समाज चाहता है कि उनके सदस्य हम सभी नियमों का पालन करें। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तभी उनको दंड प्राप्त होता है, मिलता है। सांस्कृतिक अनुरूपता का सिद्धांत। हाँ, आप लोग इसको पढ़ लें यहाँ से यहाँ तक, आपको मैं दिखाते चलूँगी। आपको थोड़ा थोड़ा लिख के हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा बस लिखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ना ज़्यादा लिखना है एग्ज़ाम में, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर आप लोग लिखने चलोगे तो एक ही क्वेश्चन ही में अटक जाओगे। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना के सिद्धांत में हेडिंग है दंड तथा आर्थिक परिस्थितियाँ। ब है दंड तथा मध्य वर्ग। स है दंड तथा श्रम विभाजन। तीसरा हेडिंग है प्रायश्चित का सिद्धांत। जो प्रायश्चित, अपराध कानून का उल्लंघन है किंतु धार्मिक दृष्टि से अपराध पाप है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपराध करने वाले व्यक्ति पाप करता है और पाप का प्रायश्चित व्यक्ति को करना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पे संक्षिप्त में यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को लिखना है, ये वाला हेडिंग इसमें लिख लेना है। फिर है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। कर्तव्य के अनुसार उसे अधिकार मिलता ही चाहिए। कर्तव्य के अनुसार अधिकार मिलना ही चाहिए। यदि व्यक्ति खराय कार्य अपराध करता है तो दंड का अधिकारी भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसको लिखना है। नेक्स्ट है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। आपको इसमें इस राइटर का जरूर लिखना है यहाँ से यहाँ तक। आपको इसमें ये जो सन है, आपको बेकेरिया ने 1738 से 1774 और बेंथम ने 1748 से 1832 से इसके बारे में अपने सिद्धांत दिए थे। ठीक है, ये इसको आप लोगों को लिखना है। अनिरोधात्मक सिद्धांत। आपको यहाँ से यहाँ तक इसमें लिखना है ब करके। फिर सातवां है सुधारात्मक सिद्धांत। तो यहाँ से यहाँ तक लिखें, इस लाइन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस जो ब्लैक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण दंड की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताएं। प्राण दंड की प्रभावोत्पादकता के पक्ष पर तर्क प्रस्तुत करें। प्राण दंड के पक्ष विपक्ष में तर्क क्या? मृत्युदंड अपरिहार्य है, पक्ष या विपक्ष। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। प्राण दंड को सबसे बड़ा दंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि संपत्ति, मान सम्मान, सुख, प्रियजन आदि की अपेक्षा मनुष्य को अपने प्राण अधिक प्यारे होते हैं। यहाँ पे फेयरचाइल्ड ने कहा है कि अपराध के लिए मृत्यु की सज़ा को प्राणदंड कहा जाता है। आप लोगों को कोई भी एक राइटर के आप लोग परिभाषा याद कर लें, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर है लिखना। नेक्स्ट है प्राणदंड की विशेषताएं। सबसे बड़ा दंड होता है प्राणदंड। अपराधों
की गंभीरता होती है, वैधानिक व्यवस्था होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है, परिवर्तनशील प्रकृति होती है। 5वां, दंड के पक्ष या विपक्ष में तर्क। हेडिंग है इसमें प्राणदंड के पक्ष में तर्क क्या है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है एक निश्चित प्रतिरोध होता है। दूसरा हेडिंग है एक सामाजिक आवश्यकता होती है। तीसरा हेडिंग है एक नैतिक आवश्यकता होती है। चौथा हेडिंग है चुनाव का सरल तरीका होता है। 5वां हेडिंग है एक कानूनी आवश्यकता होती है। हाँ, और 6वां होता है अत्यधिक सुखद होता है। 7वां है अस्थायी दंड होता है। 8वां है अधिक मितव्ययी होता है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है और मानवतावादी दृष्टिकोण होता है। आपको इतना ही लिखना है, बस ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद प्राणदंड के विपक्ष में तर्क है। ये क्वेश्चन हेडिंग डालते हुए आपको लिखना है। प्राणदंड के विपक्ष में जो तर्क है, पहला हेडिंग है एक निश्चित प्रतिरोध नहीं होता इसमें। दूसरा एक नैतिक आवश्यकता नहीं होती। तीसरा हेडिंग है एक सामाजिक आवश्यकता भी नहीं होती, एक कानूनी आवश्यकता भी नहीं होती। चुनाव का सरल तरीका नहीं होता, अत्यंत सुखद नहीं, अस्थायी दंड नहीं, अधिक मितव्ययी भी नहीं, व्यक्ति दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, अन्याय का खतरा, कारावास, कर्मचारियों का मत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।